हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम नाइन्थ पॉइंट, टेंथ पॉइंट और 11th पॉइंट को ख़त्म करके हम आगे इसके जो अदर पार्ट हैं, जैसे इक्वालिटी में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो सैक्रोसैंड नहीं है, परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा बदले जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से आया, उसमें क्या क्या आता है। तो आज का इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो जो नोट्स हैं आप इससे बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें स्कोप ऑफ ऑपरेशन की बात की। देखो आर्टिकल 31A क्या कहता है कि अगर स्टेट क्या करता है, एक्विजिशन कर लेता है किसी की प्रॉपर्टी को, मतलब कि किसी भी स्टेट ने या फिर सेंटर ने अ, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू एक्वायर कर ली है, कुछ ई स्टेट्स को एक्वायर कर लिया है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए कोई लॉ बनाया है, तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब यहाँ आर्टिकल 31 में डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में आप कोई भी लॉ को डिस्कस नहीं कर सकते या उसके खिलाफ पिटीशन नहीं लगा सकते जिसमें लैंड की एक्विजिशन की बात की गई हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये आर्टिकल वायोलेट करता है आर्टिकल 14 को और 19 को। ये जो दो आर्टिकल है इसमें वायलेट होते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है और आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है। मगर ये दोनों आर्टिकल वायलेट होते हैं। मगर ऐसा क्यों कहा गवर्नमेंट ने? ये इसलिए कहा, क्या होता था आजादी से पहले जमींदारों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बहुत सारी लैंड्स उनके नाम हुआ करती थी। तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो, जो भूदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने चलाया वो सब तक पहुंच सके, उसका बेनिफिट किसी के पास किसी एक के पास ना रहे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, जो बेनिफिट है, वो सभी डायरेक्शन में पहुंचना चाहिए। तो ये चीज को एक्वायर करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंड रिफॉर्म मूवमेंट आया और इससे जमींदारों से लैंड लेकर बहुत सारे पुअरर सेक्शन तक पहुंचाई गई। मगर आप देखोगे बहुत सारे जमींदार ऐसे चालाक थे जिन्होंने अपनी लैंड कुत्ते बिल्लियों के नाम की, उनके नाम रख दिए और बात को पता चला ये जो लैंड है जानवरों के नाम थी। तो मेनली ये 31A आर्टिकल ये कहता है, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए, लैंड को एक्वायर करने के लिए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इस केस में क्या है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि किस तरह से 31 जब ए आता है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का रोल घट जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आर्टिकल 31B। 31B क्या कहता है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक नाइन्थ शेड्यूल आया था। अब इस नाइन्थ शेड्यूल में आप देखोगे बहुत सारे स्टेट्स ने और सेंटर ने कुछ लॉ रख दिए थे और कहा था ये लॉ अगर इसके अंदर जाते हैं नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो बहुत टाइम तक ऐसा चला। इसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट भी आया 1950 में, जिसे नाइन्थ शेड्यूल के अंदर रखा गया। मगर क्या हुआ, 1973 में आप देखोगे केशव नंदा भारती केस आया। केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेट करता है ये क्या कहते हैं नाइन्थ शेड्यूल, तो आपको इस पे जुडिशियल पिटीशन डाली जा सकती है और लॉ को रिव्यू किया जा सकता है। मतलब नाइन्थ शेड्यूल भी कोर्ट की रिव्यू पिटीशन से या रिव्यू करने से अछूता नहीं रह सका। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आर्टिकल 31V देखा। जिस तरह से आर्टिकल 31B में कहा गया कि नाइन्थ शेड्यूल में कोई लॉ डाला जाता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये 1973 तक ऐसा चला। 1973 में क्या हुआ, 1973 में केशव नंदा भारती केस आया। इसमें कहा अगर ये कोई लॉ
बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है तो उस केस में क्या होगा, नाइन्थ शेड्यूल को रिव्यू किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 31C की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी आदमी, कोई भी टीचर आपको इतने एलिबरेटली नहीं बताएगा। अगली बात क्या की गई है कि अगर आर्टिकल 31C इंप्लीमेंट होगा तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 39 मतलब इसका यूज किया जाएगा 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब 39B क्या कहता है, 39B के अंदर आप देखोगे तो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 39C के अंदर देखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का या सोशलिस्ट कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है कि जो वेल्थ है कुछ ही लोग एक्वायर ना कर लें। तो इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। और आर्टिकल 39C के अंदर देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन देखने को मिलता है। कैसे, फ्रीडम और इक्वालिटी का वायलेशन देखने को मिलता है। तो जब आर्टिकल 31C आ जाता है तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 14 और 19 चला जाता है। तो वहां बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो इस तरह से चैलेंजिंग लैंग्वेज लिखी होती है जो बच्चों को इजीली समझ में नहीं आती। तो हमने यहाँ पर देखा कि 31A लैंड रिफॉर्म लॉ के बारे में बात करता है, किस तरह से लैंड से रिलेटेड लॉ को रिफॉर्म किया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है और कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली जा सकती है। आर्टिकल 31V की बात की, प्रोटेक्ट करता है नाइन्थ शेड्यूल को। कैसे, कोई भी लॉ अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाला जाता है तो उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में पिटीशन नहीं दे सकते। मगर केशव नंदा भारती केस आया 1973 में और उसमें बताया गया कि किस तरह से नाइन्थ शेड्यूल में अगर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को वायलेट किया जाता है तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। और आर्टिकल 31C में क्या किया गया कि जब डीपीएसपी का आर्टिकल 39B और C आएगा तो आर्टिकल 14 और 19 गॉन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि लोगों के पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वेल्थ का और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने यहां पर डिस्कस की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। बहुत चैलेंजिंग था ये पार्ट, ये डिस्कस करना। जिस बच्चों को इजीली समझ में आए प्लीज वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात की क्या की जा रही है, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर, पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के और अदर सर्विसेज के मेंबर के लिए क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इवन एब्रोगेट, कैंसिल किए जा सकते हैं कुछ फंडामेंटल राइट। जैसे किसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए और अदर फोर्सेस के लिए। ये सब क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि डिसिप्लिन आए, ड्यूटी आए और नेशनल सिक्योरिटी में किसी भी तरह की खामी देखने को ना मिले। जैसे कोई सोल्जर है, अगर वो किसी एरिया में डिप्लॉय किया गया है और आर्टिकल 19(1) का वायलेशन होता है तो इसमें डिसिप्लिन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई मिलिट्री में चाहता जाता है तो फंडामेंटल राइट उनके सारे प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि मीडिया में भी उनकी न्यूज नहीं आती अगर वो खाने वगैरह को क्रिटिसाइज करते हैं। अब 11वें पॉइंट को देख लेते हैं, क्या किया गया है। जैसे इसमें क्या बताया गया कि मार्शियल लॉ लगाया जाएगा किसी एरिया में, तो मार्शियल लॉ का क्या मतलब है, मिलिट्री रूल लगाया जाएगा। मिलिट्री रूल कब लगाया जाएगा, जब वहां पर कोई थ्रेटन होगा, जैसे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस केस में क्या है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। इसमें वॉर, रिवेलियन और ब्रेकडाउन होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मेन पर्पस क्या है कि उस एरिया की जो है पीस और सिक्योरिटी को रिस्टोर करना और ज्यादा से ज्यादा वहां के लोगों में ट्रैंक्विलिटी और
क्या कह सकते हैं, फ्रेटर्निटी लाना। तो मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में यही डिफरेंस है। देखो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आता है, जबकि मार्शियल लॉ 34 के अंदर आता है। मार्शियल लॉ क्या है कि इम्पोज किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, प्रेसिडेंट और कैबिनेट की एडवाइस से, और किसी भी एरिया में किया जा सकता है, छोटे एरिया में। जबकि आप मिलिट्री रूल, सॉरी, हाँ, जबकि आप नेशनल इमरजेंसी देखेंगे तो लार्जर एरिया में होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हमने देखा था किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि मार्शियल लॉ में बहुत सारे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं भी किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आर्टिकल 31A, बी और सी के बारे में बताया, 33 के बारे में बताया और 34 के बारे में बताया। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर जरूर सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो इसलिए लाइक प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।